नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ नाउ में। मैं ही आने जो आपके साथ। सिलिकॉन वैली बैंक भले ही अमेरिका में डूबा है, लेकिन डर हर एक व्यक्ति के मन में देखने को मिल रहा है कि अगर बैंक डूब जाए तो उनके पैसों का क्या होगा, स्पेशली अगर वो उस बैंक के कस्टमर हैं, उनका अकाउंट है उस बैंक में और काफ़ी राशि उस अकाउंट में पड़ी हुई है। ऐसा लोगों के मन में डर जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके चलते हमारी कोशिश है कि आप तक ये जानकारी पहुँचाएँ कि क्या होता है, क्या सिचुएशन ऐसी रहती है कि कोई बैंक जो है वो डूब जाता है, और अगर डूब जाता है तो जो भी अकाउंट होल्डर्स हैं जिनका पैसा है उस बैंक में, उस पैसे का क्या होता है, क्या वो उसे रिडीम कर भी पाते हैं या नहीं। इस सब के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो पहले ये समझते हैं कि बैंक में जितना भी पैसा होता है या बैंक का जो कारोबार है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है। 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। बैंक डिपॉजिट, जो कि कस्टमर्स आके बैंक में डिपॉजिट करते हैं अपने पैसे। दूसरी चीज़ जिस पे बैंक का पूरा कारोबार डिपेंडेंट है वो है इन्वेस्टमेंट्स। जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स वो उस जो बैंक डिपॉजिट उनके पास आएगा अलग अलग कस्टमर से, उस अमाउंट को वो अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं। अब इसमें सरकारी निवेश जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पैसे डूबने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। और तीसरी चीज़ जिसमें बैंक का कारोबार चलता है बैंक डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट के अलावा, वो है लोन्स, जो बाकी लोगों को जो है वो लोन दिया जाता है। अब इसके चलते बैंक की बैलेंस शीट को भी समझने की कोशिश करेंगे कि जब बैंक के पास पैसा आता है या बैंक अलग अलग लोगों को लोन देता है और उस पर जो इंटरेस्ट से अमाउंट आता है वो इंटरेस्ट की अमाउंट बाकी लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो एक बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करते हैं। बैलेंस शीट की अगर आपको पता होगा 2 साइज होती हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज़। अब एसेट्स की अगर बात की जाए तो बैंक के एसेट्स होते हैं जो उनकी इन्वेस्टमेंट है और जो लोन वो दूसरे लोगों को दे रहे हैं, जहां से उन लोगों को प्रॉफिट्स आएंगे और वो इवेंचुअली अपने बाकी कस्टमर्स को इंटरेस्ट के रूप में भी देंगे और अपनी फंक्शनिंग भी जो है वो देखेंगे। अब जो लायबिलिटीज़ होती हैं बैंक की, वो कंसीडर की जाती हैं जितने भी लोगों ने अपना अमाउंट जो है, अपने कैश जो है बैंक्स में डिपॉजिट किया है, बैंक्स उसको लायबिलिटी के रूप में लेके चलता है, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक को वो पूरी पेमेंट उन लोगों को वापस करनी होती है और उस पर इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करवाना होता है। अब बैंक डूबता क्यों है? क्योंकि अगर आप बैलेंस शीट देखें, उस बैलेंस शीट में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती है या बैलेंस नहीं देखने को मिलता है कोई भी एक साइड, चाहे वो एसेट्स की हो चाहे वो लायबिलिटीज़ की हो, ऊपर या नीचे हो जाए, तो उस सिचुएशन में बैंक के डूबने के चांसेस होते हैं। अब आप ये देखें कि अगर एसेट साइड हम लेके चलें, इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं बैंक की, लोन बहुत ज़्यादा लोग मांगने आ रहे हैं, पर बैंक के पास उतना पैसा ही नहीं है कि वो एक्चुअली उन इन्वेस्टमेंट से अर्न कर सके, कमा सके या फिर लोगों को लोन दे सके, जो कि लोगों के एक कहीं ना कहीं लोग बैंक के पास लोन के लिए भी आते हैं। तो इन दोनों सिचुएशंस में बैंक को लॉस के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब दूसरी सिचुएशन है लायबिलिटी साइड की, कि लोग जो हैं वो पैसा डिपॉजिट ही कर रहे हैं बैंक के पास, पर जो बैंक को उनको इंटरेस्ट देना है वो तो देना ही पड़ेगा, पर जो लोन लोग लेने आ रहे हैं उसकी अमाउंट कम होती जा रही है, ज़्यादा लोग लोन नहीं ले रहे, या जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही, उन इन्वेस्टमेंट में लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। अब इन सारी सिचुएशंस में बैंक की बैलेंस शीट जो है वो बिगड़ जाती है, जिसके चलते बैंक के डूबने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब इस सिचुएशन में अगर बैंक डूब जाता है तो कुछ गाइडलाइंस हैं आरबीआई के द्वारा जो हैं वो लागू की गई हैं इंडिया में, ताकि एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो एटलीस्ट वापस हो जाए। ये इंश्योरेंस जो है वो बनाई जाती है आरबीआई के द्वारा, आरबीआई की निर्णय है ये कि एक इंश्योरेंस बनाई जाती है कुछ पर्टिकुलर डिपॉजिट्स में, जिनमें फिक्स डिपॉजिट आता है, रेकरिंग डिपॉजिट्स आते हैं, साथ ही साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट इंक्लूड होते हैं। अब इनके लिए एक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस जो है वो बनाई गई है, ताकि कुछ पर्टिकुलर लिमिट तक लोगों को उनका पैसा जो है वो वापस मिल जाए। अब अगर अमेरिका जैसे देशों की बात करें तो वहाँ पे $2.5 लाख तक की लिमिट जो है वो सेट की गई है, पर इंडिया में ये लिमिट जो है वो कम है। आरबीआई के द्वारा 1961 में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि सेफगार्ड किया जाए लोगों का पैसा। अब इसके चलते 1961 में जो अमाउंट रखी गई थी कि इस पर्टिकुलर अमाउंट को लोगों को देना होगा, वो थी सिर्फ 1500 रुपये। उसे बढ़ाकर 1993 में 1 लाख रुपये तक कर दिया कि लोगों की 1 लाख रुपये तक की अमाउंट जो है वो उन्हें वापस कर दी जाए अगर बैंक डूबता है, और इसको 2020 में बढ़ा के 5 लाख रुपये तक कर दिया। हालांकि अगर फॉरेन में कुछ अगर ऐसे कंट्रीज की बात करें जो बहुत डेवलप्ड हैं, यहाँ पे ये अमाउंट ज़्यादा देखने को मिलती है, पर इंडिया में 5 लाख तक की इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करवाई गई है।
अब इसके लिए भी बैंक्स के पास दो तरीके होते हैं, या तो वो किसी और बैंक से लोन ले ले थोड़े टाइम के लिए ताकि वो रिवाइव करने की कोशिश की जाए, या तो कहीं से प्राइवेट फंडिंग ले। पर अगर दोनों सिचुएशंस में भी बैंक को लॉसेस ही हो रहे हैं, उसके बाद भी बैंक जो है वो रिकवर नहीं कर पा रहा और बैंक को लॉसेस जो हैं हो जाते हैं, लोगों को अमाउंट उनकी वापस करने के लिए, जो लोगों ने ही जमा की थी वो राशि वापस करने के लिए भी पैसे अगर नहीं बचते हैं, तो उसके बाद जो सेंट्रल बैंक है वो इस समय एक्शन में आता है और उसके बाद होता यह है कि बैंक के जितने भी एसेट्स हैं उनको बेच के लोगों को पैसे वापस दिए जाते हैं। पर इस पूरे प्रोसेस को काफ़ी टाइम लग जाता है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। अब बताने की कोशिश यही थी कि अगर बैंक डूब जाता है तो क्या प्रोविजन रहते हैं लोगों के लिए, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक की अगर बात की जाए उसके चलते लोगों में डर देखने को मिल रहा था और ये हमारी एक कोशिश है कि आपको समझाया जाए कि अगर बैंक डूब जाता है तो क्या प्रोविजंस आपके लिए रहते हैं और सबसे पहले कारण ही क्या होता है कि कोई बैंक जो है वो फेल हो जाए।